वेलकम बैक गाइस, इट इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। और ये हमारा पार्ट 2 है इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट में हमने हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, ये वाटर रिसोर्सेज का। और ये सेकंड पार्ट है। आपको पता ही है इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे। एक वेरी शॉर्ट आएगा और एक डिस्क्रिप्टिव आएगा 3 मार्क्स का, जिसमें आपको 100 वर्ड्स में आपका आंसर देना है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो हम कहाँ तक पहुँच गए थे? मे बी यस, हाँ, डैम्स वाला हमारा क्वेश्चन हो चुका था। भाखड़ा नांगल हमने पढ़ लिया था। हीराकुंड प्रोजेक्ट से हम बात करेंगे। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पे है? आपका महानदी पे। कौन सी नदी पे? महानदी पे। क्यों बनाया गया था? फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। ओके, फ्लड कंट्रोल करने के लिए इसे बनाया गया था। व्हाट डिड जवाहरलाल नेहरू सेड फॉर डैम्स? डैम्स के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? तो उन्होंने डैम्स को एक संज्ञा दी थी। किस चीज़, क्या कहा था उन्होंने? द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ये मॉडर्न इंडिया के क्या है? मंदिर है। ठीक है, द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो आपकी क्वेश्चन आ सकता है, द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? ठीक है, दोनों टाइप से क्वेश्चन आपको याद रखना है। विच रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ सोरो? यानी कि दुख की नदी किसे कहा जाता है? तो दामोदर रिवर को रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? फ्लड आ जाती थी, फ्लड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें हो जाती थी। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, यानी कृष्णा गोदावरी नदी का जो डिस्प्यूट चल रहा था वो किन स्टेट के बीच में है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में है। ओके, किस किस के स्टेट के बीच में? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं जानना कि क्यों है क्या है, नहीं, आपको केवल जितना पढ़ना है उतनी हम बात करेंगे इसमें। नाउ एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपके। डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स आपके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर उसकी क्या डिमेरिट्स है, क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि बड़े डैम्स बनाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके आए तो उसका आंसर आपको क्या देना है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इट अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स। जब भी आप कोई बड़ा डैम बनाते हैं या फिर मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अब मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स में क्या बनता है? डैम्स ही बनते हैं। तो जब भी हम डैम्स बनाते हैं तो नेचुरल जो फ्लो है रिवर का वो अफेक्ट होता है, ये आपको ही पता है, क्योंकि रिवर को रोका जाता है, जिसकी वजह से पोर सेडिमेंट फ्लो होता है। पोर सेडिमेंट फ्लो आप इन द सेंस समझ सकते हो, रिवर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें बह के जाती हैं। अब आप रिवर को रोक लोगे तो फ्लो नहीं होगा, और वो जो चीज़ें जो बह के जाती है, ये मिट्टी बह के जाती है, कंकर पत्थर जो भी, वो चीज़ें आपकी क्रॉप्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें भी मिनरल्स होते हैं। अब उनको आप रोक लोगे तो उससे क्या होगा? सेडिमेंटेशन फ्लो अफेक्ट होगा। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ रिजर्वर। जो आपने रिजर्वर बनाया, रिजर्वर यानी जहाँ पानी रोक के रखा है, जो डैम बनाया आपने, उस वहीं पे आपने सब कुछ आपका पानी वहाँ पे रोक के रख लिया, जिसकी वजह से वो जितना भी सेडिमेंट था वो वहीं पे स्टोर हो गया। अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, आपकी एक्वेटिक लाइफ को भी अफेक्ट करेगा। मेकिंग डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट, यानी कि बहुत सारे जो एक्वेटिक फोना, फोना यानी एनिमल्स, उनको माइग्रेट, माइग्रेट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में अफेक्ट करेगा। ठीक है, बीच में आप डैम्स बना देंगे तो वो एक से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? क्योंकि उनको तो पानी के थ्रू ही जाना होगा। कोज सबमर्जिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वेजिटेशन, यानी कि जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है उस एरिया की जहाँ आपने डैम बना दिया, वो क्या हो जाएंगी? डैम के वाटर के नीचे आ जाएंगी, यानी कि सबमर्ज हो जाएंगी, डूब जाएंगी। सोइल लीड टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अपने पीरियड ऑफ टाइम में सोइल डिकम्पोज हो जाएंगी। मेनी न्यूज़ इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, इसको लेते हुए, यानी कि जो ये डैम्स बन रहे हैं इसके खिलाफ बहुत सारे इन्वायरमेंट मूवमेंट भी चले, जैसे कि आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी डैम आंदोलन, ये सब। लोकल कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे डैम बनाए जाते हैं वहाँ से लोगों को हटाया जाएगा, वहाँ पे से वेजिटेशन को साफ़ किया जाएगा। मतलब एक डैम बनाओगे तो वहाँ पे सफाई होगी पूरी, है ना? तो लोगों को भी हटाएंगे वहाँ से, डिस्प्लेसमेंट होगा लोगों का तो वो भी अफेक्ट करेगा। इन प्लेस ऑफ कंट्रोलिंग फ्लड, दे ट्रिगर फ्लड ड्यू टू द अर्थक्वेक इन द रिजर्व। अब देखो, जब भी आप नेचर को कुछ भी नेचर के खिलाफ करते हो तो नेचर भी उसका क्या देता है? उसका रिप्लाई देता है। तो जब भी हम डैम बनाते हैं ना, या फिर डैम्स की वजह से क्या कह सकते हैं हम? अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, अब कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उतना हम डीप में नहीं जाएंगे, आप ये समझ लीजिए बस कि डैम्स की वजह से आपके अर्थक्वेक्स आते हैं। तो अब अर्थक्वेक्स आएंगे तो उससे क्या हुआ? हमने डैम क्यों बनाए थे? ताकि हम फ्लड को रोक सके, बाढ़ को रोक सके अर्थक्वेक से। तो पर दूसरी प्रॉब्लम क्या राइज हो गई? अर्थक्वेक अराइज हो गई, तो एक को सही करने के चक्कर में दूसरी पैदा कर ली हमने। ठीक है, तो ये इससे ये भी एक इसके डिसएडवांटेज है। वाटर बोर्न डिजीज, कोज अर्थक्वेक, ये सब इसके डिसएडवांटेज है। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने। आई होप समझ में आ गया होगा। डिस्क्राइब नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बताएं। तो ये एक एनजीओ था, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, डेट मोबिलाइज्ड, जिसने क्या करा? मोबिलाइज किया, यानी कि लोगों को एक तरह से उकसाया भी नहीं कह सकते हैं, मोबिलाइज का मतलब है उन्हें, मतलब प्रेरणा दी, इस टाइप से हम कह सकते हैं।
पीपुल फार्मर्स को, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ जो होते हैं आपके, जो ह्यूमन के लिए लड़ते हैं, ह्यूमन के हमारे अधिकारों के लिए जो लड़ते हैं ना, उनको एक तरह से जागरूक किया अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम। यानी कि जो सरदार सरोवर डैम बन रहा था, ठीक है, नर्मदा नदी पे एक डैम बन रहा था, सरदार सरोवर डैम कहाँ पे बन रहा था? गुजरात में, ठीक है। उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। ये आंदोलन उसके खिलाफ चला था कि ये डैम मत बनाओ, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट होंगी, हमारी जो एक तो ह्यूमन लाइफ है वो अफेक्ट होगी, साथ साथ वेजिटेशन अफेक्ट होगा, वाइल्ड लाइफ अफेक्ट होगा। इसकी वजह से आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ, मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका स्टार्ट किया गया था। नॉर्मली नर्मदा रिवर पे था गुजरात में। फोकस ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज़, इसमें आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे फोकस किया गया। इसमें स्पेशली सबमर्ज्ड ऑफ ट्रीज अंडर डैम वाटर, इसमें कहा गया कि आप यहाँ डैम बनाएंगे तो यहाँ पे पानी रुकेगा, पानी रुके पानी का लेवल यहाँ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है वो सब पानी के अंदर डूब जाएंगी। प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन, इसके साथ साथ इन्होंने मदद भी की फिर बाद में गवर्नमेंट से, जो गरीब लोग हैं वहाँ के, जिनको अब डैम की वजह से क्या होना पड़ा, दूसरी जगह सेटल होना पड़ा, तो उनको मदद दिलवाई गवर्नमेंट से के कि आपने जो करा है उसका फिर खामियाजी भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, यानी कि आप दीजिए इन्हें जो भी देना है आपको। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब समझिए, पानी जो बारिश का पानी है उसे कैसे हम हार्वेस्टिंग में कन्वर्ट करें, उसे बचाएं और उसके साथ उसका फिर यूज़ करें, ठीक है। उस प्रोसेस को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। क्या होता है रूफ टॉप? यानी कि आपके घर की जो छत होती है उसके थ्रू हम कैसे रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। यूज़ टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, इसका ज़्यादातर यूज़ होता है आपके ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए। पर्सनल हाउसेज में ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बारिश पानी को स्टोर करके उसे फिर फिल्टर करके आप यूज़ में ले सकते हो, जो ज़्यादातर राजस्थान के अंदर आपके किया जाता है। बंगाल में अब अलग अलग जगहों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग टाइप थे, जैसे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको बता ही दिया, तो राजस्थान में ऐसी की जाती। बंगाल के अंदर पीपल ने एक इनंडेशन चैनल बनाया। इनंडेशन यानी होता है सैलाब एक तरह से, यानी कि पानी को रोकना एक तरह से, ऐसा चैनल जो सैलाब लेके आए पानी का, यानी कि एक तरह से नहर बना दे, जिसकी वजह से क्या हो जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाए। तो ऐसा बंगाल में चला था। एरिड और सेमी एरिड, एरिड का मतलब होता है शुष्क, यानी कि बिल्कुल सूखा, और सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क, यानी कि आधा सूखा आधा सही, यानी कि ऐसी ज़मीन जो बहुत सूखी हो, बंजर हो, रेगिस्तान टाइप आप समझ सकते हैं। हमारे जो राजस्थान का इधर वाला पार्ट है ना, पश्चिमी वाला, वो तो एरिड और सेमी एरिड में एग्रीकल्चर फीड्स को जो है वहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में। क्या होता है वहाँ पे, जैसे मान लो ये खेत है ना, तो यहाँ पे पानी को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ढलान की तरफ पानी को लाके, बारिश का पानी ऐसे नालियाँ बना के और एक ढलान की तरफ वॉल खड़ी कर देंगे ताकि वो पानी वहाँ पे स्टोर होता रहे। फिर धीरे धीरे वो पानी वहाँ पे रिस्क के कहाँ चल जाए, ज़मीन के अंदर चल जाए, और ज़मीन के अंदर फिर एक उसको मतलब कहाँ पे एक थोड़ी सी दूरी में एक कुआं खोद देते हैं ताकि वो पानी ज़मीन ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो गया, और फिर उस पानी को वेल के थ्रू या कुएं के थ्रू, हेडपम्प के थ्रू हमने यूज़ में लेना चालू कर दिया है, बोरिंग के थ्रू चालू कर दिया। पहले तो इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर वो कहाँ चल जाएगा आपका ग्राउंड में, और फिर उसको बाहर वापस निकाल के यूज़ कर लेंगे। तो इस टाइप से होता है बहुत जगहों पे, जैसे कि आपके खादिन, जैसलमेर में खादिन, जोहर्स और खादिन क्या है, ये सब स्टोर करने के जैसे आपके टैंक होते हैं ना, वैसे इस टाइप से कहा जाता है खादिन, और नाम दिए गए खादिन और जोहर। बीकानेर, फलोदी का है जोधपुर में, और बाड़मेर में हाउसेस हेड अंडरग्राउंड टैंक्स। यहाँ पे क्या होते थे, हाउसेस के अंदर अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते थे, ठीक है। इट है आल्सो पार्ट ऑफ रूफटॉप। अब इसमें रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही सिस्टम था। इसमें क्या होता था, बारिश का पानी आपके रूफटॉप पे इकट्ठा करके, ठीक है, स्टोर करा, और पाइप के थ्रू उसे कहाँ पे, नीचे ज़मीन में टैंक जो इन्होंने बनाया उसके अंदर डाल दिया, और फिर वहाँ से फिल्टर होकर उसका यूज़ कर लिया। ओके, तो ये कहाँ होता था आपके बीकानेर, फलोदी। तो ये सब याद रखने किस किस जगह पे क्या, मतलब एक अगर बिग क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। पार्लर पानी किसे कहते हैं आपके रेन वाटर को, कुल क्या होता है, सर्कुलर विलेज टैंक होता है, काइजा विलेज में इसका यूज़ किया जाता है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मोस्टली डन, सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शिलोंग मेघालय में। कहाँ की जाती है, शिलोंग मेघालय में। क्यों की जाती है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो होती है चेरापूंजी और मौसिनराम में। मौसिनराम में हाईएस्ट रेनफॉल होती है आपकी वर्ल्ड की, मतलब पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मौसिनराम में। अब मौसिनराम कहाँ है, मेघालय में। अब मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होगी तो उसे स्टोर भी किया जाएगा, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपकी की जाती है। Which state in India has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all houses across the state? यानी कि कौन से ऐसे स्टेट है इंडिया के जहाँ पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपलसरी कर दिया सबके लिए, यानी कि हर घर में एक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपका होना चाहिए, ये कंपलसरी करा है। कौन सा स्टेट है वो, तमिलनाडु। कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में।
बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है? बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बैम्बू समझते हैं आप, बम्बू बांस, ठीक है, उससे ही ड्रिप यानी बूंद बूंद करके इरिगेशन किया जाता है। ऐसा सिस्टम बनाना बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहलाता है। कहाँ पे किया जाता है? आपके मेघालय में, ठीक है। 200 साल पहले का सिस्टम है ये, मतलब 200 साल पुराना सिस्टम है। टैपिंग स्ट्रीम और स्प्रिंग वाटर का इसमें यूज़ किया जाता है, यानी कि एक बूंद बूंद पद्धति पे ये काम करता है। यूजिंग बैम्बू पाइप्स, इसमें बम्बू जो होता है आपका बांस, उसके पाइप्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको बैम्बू कहता है, बैम्बू ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। जो कि 18 से 20 लीटर वाटर अपने सिस्टम में एंटर करता है, उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट करता है 100 मीटर, मतलब 100 मीटर या उससे दूरी तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है? इसे देखो, बैम्बूस को इस टाइप से लगाया जाता है कि ये ढलान की तरफ लगे, ताकि पानी अपने आप उसमें बह के और जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है। 20 से 80 ड्रॉप्स पर मिनट एट द साइड ऑफ प्लांट, और जहाँ पे इसे जैसे जहाँ पे पानी देना होता है ना, वहाँ पे ड्रॉप्स के थ्रू पे पानी गिरता है, जैसे टप टप इस टाइप से पानी गिरता है। 20 से 80 ड्रॉप्स पर मिनट ऐसे गिरती रहती है, तो इरिगेशन वहाँ पे होता रहता है, ठीक है। अब इसमें यूज़ किसका होता है? ग्रेविटी का। ग्रेविटी का होता है ना, किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे नीचे आएगी, ऐसे ही जो आपने पानी हायर से लोअर ग्राउंड की तरफ कैसे जाएगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी का इसमें यूज़ होता है, हायर से लोअर जोन्स के अंदर ये किया जाता है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो बेसिक मैंने जानकारी आपको दे दी है। वैसे इस पर क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन आपका या तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे आ सकता है, या आपकी फ्लड सेफ्टी मेजर्स पे आएगा, कि फ्लड को बचाए, मतलब फ्लड से कैसे बचें, या फ्लड आए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये। और ये आपको मिलेगा आपके पेज नंबर 29, जो आपका बुक का है ना, पेज नंबर 29 NCERT, ठीक है। उसके अंदर एक पिक होगी, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए अब ये आपको डिस्कस कर लेना है। और चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिए हैं। तो वहाँ से आपको अपने ये फ्लड वाला थोड़ा सा पढ़ लेना है। और वैसे आपको पता ही होगा, बाढ़ आती है तो क्या क्या करना चाहिए, कैसे वहाँ से बचना चाहिए, और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको हायर ग्राउंड की तरफ चले जाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, साथ के साथ गवर्नमेंट से कोऑपरेट करना चाहिए, जो भी वो कह रहे हैं जल्दी से जल्दी अपना सामान जो भी है इंपॉर्टेंट वो आप रख लें, इस टाइप से। उसमें प्रिकॉशंस दे रखी हैं, उसको देख लेना। क्वेश्चन आपका मैंने बता ही दिया, या तो इस पर आ सकता है, या फिर आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे पूछेगा, जरूर पूछेगा। वो एक बड़ा क्वेश्चन जो इनमें से हो सकता है। डिसएडवांटेजेस देख लीजिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस PDF को ही रिवाइज करना है, ठीक है। और 10 मिनट मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर 20 मिनट में ये चैप्टर, सॉरी, अगर 10-10 मिनट के 2 वीडियो हैं, अगर 20 मिनट में चैप्टर खत्म होता है तो वेल एंड गुड है, हमारे लिए रिवीजन में हमें आसानी होगी। और फिर भी अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा आपको सब। और प्लीज़ रिवाइज करें, बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, रिवाइज करें, बार बार देखें, और बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट की तरह से क्लियर कर लें, और वहाँ पे अच्छे से आंसर फ्रेम कर लें। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इनमें से ही अराइज होंगे। देखिएगा जब पेपर आएगा तब मैं आपको मैच करवाऊंगा क्वेश्चंस, कि मेरे PDF में से कितने क्वेश्चंस आपको मिले हैं। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।